हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे अबॉर्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत से इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज अपन उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबॉर्शन। अबॉर्शन का सबसे पहला पॉइंट आप पढ़िए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी इज अबॉर्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर ऊपर डाला है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग का। यदि अर्ली प्रेग्नेंट है कोई लेडी और उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर के आसपास कुछ ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो उसका 80% कोज आपका अबॉर्शन ही है। अब दिमाग में बिठा लीजिए कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीड हो रहा है तो वो अबॉर्शन हो सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आपके ब्लीडिंग का कोज क्या है? अबॉर्शन। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन पे आते हैं। अपन ने पहले भी बात की अबॉर्शन के बारे में, जो जीटी पाल स्कोर का मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बेसिक बेसिक बात बता दी थी अबॉर्शन की। अबॉर्शन होता क्या है वहाँ मैंने बताया था कि वायबिलिटी पीरियड एक लिमिट लेते हैं अपन, उससे पहले यदि कोई फीटस डेट हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं अबॉर्शन, और उसके बाद में डेड हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं अपन स्टिल बर्थ। बोला था, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए अकॉर्डिंग टू WHO। अबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस weighing 500 ग्राम और लेस when it is not capable to independent survival। मतलब ये कहना चाहता है, इसका जो इस लाइन का मतलब ये है कि 500 ग्राम या उससे कम वजन वाला फीटस यदि मदर से डेड होके बाहर निकल जाता है उसको अपन अबॉर्शन बोलते हैं। मतलब 500 या 500 ग्राम वजन से कम वाला फीटस यदि बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसको अपन अबॉर्शन बोलते हैं WHO के अकॉर्डिंग। और दूसरी लाइन ये देखिए यहाँ से 500 ग्राम ऑफ फीटल डेवलपमेंट इज अटेंड अप्रोक्सीमेटली एट 22 वीक या 154 डेज ऑफ जस्टेशन। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 500 ग्राम कब होगा वजन फीटस का? अपन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 22 वीक पर इसका 500 ग्राम वजन हो जाता है। तो अपन को दो यहाँ चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट वन ये 500 ग्राम या इससे कम, या फिर 22 वीक्स। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों को मिला के, इन दोनों लाइन को मिला के अपन ये कह सकते हैं कि 22 वीक से पहले यदि फीटस डेड हो जाता है और एक्सपल हो जाता है अपनी मदर से, बाहर निकल जाता है, या फिर 500 ग्राम या इससे कम वजन वाला फीटस निकल जाता है बाहर, तो अब ये दोनों ही कंडीशन है, ये दोनों मिक्स में एक ही बात है, इनको अपन अबॉर्शन बोलते हैं। और ही सिंपल वे में आगे आइए आप। मैंने जीटी पाल स्कोर वाले वीडियो के अंदर बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। उसके अंदर बताया था, मैंने एक लिमिट बता दी थी कि भाई आपको वायबिलिटी पीरियड याद रखना है। वायबिलिटी पीरियड को यदि वायबिलिटी पीरियड को यदि क्रॉस करके कोई फीटस डेथ होता है और वो बाहर निकलता है यूट्रस से, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और वायबिलिटी पीरियड के पहले यदि कोई फीटस डेथ होता है तो उसको अपन बोलते हैं अबॉर्शन। और वहाँ वायबिलिटी पीरियड भी बताया था मैंने। वायबिलिटी पीरियड वो पीरियड जहाँ पर यदि फीटस एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आ जाए, यूट्रस से बाहर आ जाए, तो उसके जीने के चांसेस हैं। इससे पहले तो नहीं जिएगा, चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़िए आप। द एक्सपल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड अबोर्टस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि भाई अबॉर्शन का जो बाहर निकला हुआ प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, अबोर्टस। अब अबॉर्शन को क्लासिफाई किया है दो चीज़ों दो टाइप्स में। अबॉर्शन इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस और दूसरा है इंड्यूस्ड। मतलब एक तो अपने आप हो जाता है और दूसरा अपन करवाते हैं, जैसे एमटीपीज वगैरह करवाते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, द वर्ड मिसकैरियज इज रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी फॉर द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। आपने वर्ड सुना होगा मिसकैरियज, वो अपन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए ही यूज़ करेंगे। जो अबॉर्शन अपने आप हो गया उसी को अपन मिसकैरियज बोलेंगे। इंड्यूस्ड जो एमटीपी के थ्रू या सर्जिकल मेथड के थ्रू अपन करवाते हैं उसको अपन मिसकैरियज नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या कारण होते हैं अबॉर्शन के। अबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें सबको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कवर अप किया है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देख लीजिए क्या क्या है इसमें। कई क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे, ठीक है, वो मैंने सारे इन्वॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट लाइन पढ़िए, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, एनाटॉमिकल फैक्टर। ऑल्सो इन रिकरेंट अबॉर्शन। अब देखिए इसको समझिए क्या है। अबॉर्शन 12 वीक के पहले, 12 वीक के पहले, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर, जो अर्ली अबॉर्शन बोल सकते हैं उसको, उसका मेन कोज तो आपका जेनेटिक फैक्टर होगा। अंडरस्टूड। और 12 वीक के बाद में, मतलब चौथा महीना स्टार्ट हो गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, चौथा पांचवा छठवां महीना, इसके अंदर यदि कोई अबॉर्शन होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज आपका एनाटॉमिकल कोज होगा, एनाटॉमिकल फैक्टर होगा। और ये एनाटॉमिकल फैक्टर ही एक टाइप बताऊंगा आपको, रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, हैबिचुअल अबॉर्शन, आदतन, मतलब बार बार अबॉर्शन हो रहा है, उसका मेनली कोज भी आपका एनाटॉमिकल कोज ही होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन जेनेटिकल फैक्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अबॉर्शन एनाटॉमिकल फैक्टर, और रिकरेंट अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज भी एनाटॉमिकल फैक्टर ही है। और एनाटॉमिकल फैक्टर के अंदर भी कौन सा, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है, ये बहुत बार भूल जाते हैं, क्वेश्चन आता ना सामने या अपन 6-7 महीने बाद में बात करेंगे तो ये चीज़ याद नहीं रहती है कि कौन कौन सा फैक्टर था यार, फर्स्ट में कौन सा था, सेकंड ईयर में कौन, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा था। तो आप देखिए, अपन फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग की होगी सबने, तो उसमें देखिए फर्स्ट ईयर में अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं। अंडरस्टूड। और सेकेंड ईयर में अपन पैथो फार्मा जेनेटिक्स पढ़ते हैं। अंडरस्टूड। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं एनाटॉमी और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं अपन जेनेटिक्स। अब उल्टा कर दो इनको, फर्स्ट ईयर में तो जेनेटिक्स कर दो और सेकेंड ईयर में कर दो एनाटॉमी, बस यही तो कर रखा है यहाँ। फर्स्ट ईयर मतलब यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ले लो जेनेटिक्स, और सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, यहाँ पे एनाटॉमी लिया हो, एनाटॉमिकल फैक्टर। नेक्स्ट, अब जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं देखिए। जेनेटिक फैक्टर के अंदर, आप बस सुन लीजिए, इनके अंदर यदि इंपॉर्टेंट पोर्शन आएगा तो मैं आपको बोलूँगा हाँ ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर के अंदर ऑटोसोमल ट्राइसोमी, आप सब जानते होंगे। जो ऑटोसोम क्या होते हैं, जैसे अपने अपने क्रोमोसोम को अपन लिखें 44+XY। ठीक है, तो जो 44 हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और जो एक्स और वाई है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम है। तो जो ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, जो 44 बच गए, जो कायिक गुणसूत्र हैं उनके अंदर, वो भी पेयर में होते हैं।
आपको पता है, ठीक है। तो उनके अंदर उसका एक मेंबर और ना, ट्राइसोमी। यहां देखिए, मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी इज द ट्राइसोमी 16। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ट्राइसोमी 16 के अंदर सबसे ज़्यादा अबॉर्ट होते हैं फीटस। और भी हैं, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे कॉमन कोज आपका 16, ट्राइसोमी 16 मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी है जो कि अबॉर्शन को कोज करती। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे आपने पढ़ा होगा 2n n, ऐसे है ना। तो 2n जनरली अपन होते हैं, 2n नॉर्मल होता है अपने अंदर, ठीक है। यदि वो 3n हो जाए या 4n हो जाए तो ये तो अब नॉर्मल हो गया ना, तो वो भी अबॉर्शन को कोज करता है बॉडी में, ठीक है। और यदि अपन बात करें 3n और 4n, जिसको अपन ट्रिप्लोडी और टेट्राप्लोडी बोलते हैं, ठीक है, तो उनमें ट्रिप्लोडी कॉमन होती है। 4n 3n में 3n कॉमन होता है ज़्यादा। ट्रिप्लोडी इज द मोर कॉमन देन टेट्राप्लोडी। नेक्स्ट अपन आते हैं मोनोसोमी एक्स। ये देख लो, मोनो एग्जाम्पल 45 और एक्स, मोनोसोमी एक्स मतलब एक गुणसूत्र गायब ही हो गया, मोनो रह गया, वो अकेला रह गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑटोसोमल रीअरेंजमेंट, मतलब आपका जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, ठीक है, वो चेंज हो गया, ठीक है। उनमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अपन जेनेटिक्स का कुछ, एक जेनेटिक्स का एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे 3-4 घंटे का, उसके अंदर सारे टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, उसके अंदर मैं बता दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है, जैसे पहला गुणसूत्र दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अरेंज होते हैं ये, यदि उनकी जगह चेंज होगी या एक दूसरे की जगह ले ली उन्होंने, या एक डिलीट हो गया या एक उल्टा हो गया, उनको सबको एक अरेंजमेंट डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें से ट्रांसलोकेशन, आपको पता पड़ रहा नाम से ही, उसकी लोकेशन ट्रांस हो जाती है दूसरे से, और डिलीट डिलीट हो जाना, ठीक है। इन्वर्जन, एक जैसे 3 4 5 ऐसे थे, वो 5 4 3 हो गए, इन्वर्जन हो गए, अंडरस्टूड। ये स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है। तो जेनेटिकल फैक्टर के अंदर ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, यहाँ से आपको याद रखना है कि ट्राइसोमी 16 सबसे मोस्ट कॉमन कोज करती है अबॉर्शन को। नेक्स्ट अपन आते हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स। एंडोक्राइन आप जानते हो, मेटाबॉलिक फैक्टर, इसके अंदर ये देखिए लूटियल फेज डिफेक्ट, देखिए समझिए क्या होता है लूटियल फेज डिफेक्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोज हैं, बहुत सारा लेंथी सा एक टॉपिक है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस नोट्स के अंदर डाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा, और मैंने जो कचरा चीज़ था वो यहाँ से हटा दी है सारी की सारी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, एलपीडी बोलते हैं इसको। अब आप ल्यूटियल फेज क्या होती है, ठीक है, आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं ल्यूटियल फेज के बारे में। अपन एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, मैंने बना लिया है, आधा बना लिया है, वो बस थोड़े दिनों में आ ही जाएगा। अब आप देखिए उसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद में क्या, फिर से ब्लीड हो जाती है, यही तो होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के अंदर 14 डे के ऊपर आपको पता है ओवुलेशन होता है, और वो ओवुलेशन होने के बाद में यूट्रस प्रिपेयर होता है। बॉडी तो ये चाहती है कि ये फर्टिलाइज हो जाए, तो फर्टिलाइज होगा तो यूट्रस के अंदर ही तो इम्प्लांट होएगा, तो यूट्रस को तैयार करते हैं, वो बॉडी तैयार करती है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ उसके बाद में यूट्रस तैयार होना स्टार्ट होता है, उसकी जो वॉल है, यूट्रस की इंटरनल वॉल है, वो थिक होना स्टार्ट कर होती है, और अच्छी मतलब एक उस ओवम को, फर्टिलाइज ओवम को अडेप्ट करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए अच्छे से रेडी होती है वो। और यदि ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, ब्लीड हो जाता है, और वो पूरी तैयारी ब्लड के साथ पूरा का पूरा जो सेड होके वो मोटी हुई, वो पूरी की पूरी हट के वहाँ से पूरा ब्लीडिंग के साथ आ जाती है वापस।
यही होता है। और यदि ये फर्टिलाइज हो गया तो वो तैयारी काम में आ जाती है। अंडरस्टूड। तो ल्यूटियल फेज क्या होती है? वो ओवुलेशन जो 14 डेज के ऊपर हो रहा है और उस ब्लीडिंग हो रही है, उसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसी को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। मतलब आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज वो फेज है जो ओवुलेशन के बाद में जो यूट्रस की जो वॉल की जो तैयारी होती है, वो तैयारी होना ही ल्यूटियल फेज है। अंडरस्टूड। यदि ल्यूटियल फेज के अंदर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, जो वॉल जो तैयार हो रही है जो फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांट करने के लिए, वो सही से तैयार नहीं होगी, मतलब उसमें कुछ कमी रह जाएगी और इसका आगे जाके ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अबॉर्ट हो जाए। बस यही है, सिंपल। पढ़ लीजिए। द ल्यूटियल फेज इज द स्टेज ऑफ योर menstruation cycle that come after the ovulation and before your period start। यही बात मैंने बोली, ओवुलेशन और ब्लीडिंग के बीच का ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग दिस द लाइनिंग ऑफ यूट्रस गेट थिकर टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। इन ल्यूटियल फेज डिफेक्ट द लाइनिंग डज नॉट ग्रो प्रॉपरली। यही बात मैंने आपको भी समझाई है। नेक्स्ट अपन आते हैं डेफिशिएंट प्रोजेस्ट्रॉन। डेफिशिएंट प्रोजेस्ट्रॉन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। देखो, दो हार्मोन होते हैं लेडी के अंदर, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है, देखो, प्रोजेस्ट्रॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। देखिए, आप देखिए, यदि कोई लेडी रेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है उसके अंदर, तो अपन नहीं बोल सकते ना कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाते हैं, मतलब वो अपन कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट होगी। यदि प्रेग्नेंट होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। सही बात है, ये चीज़ आपको पता है। तो अपन कह सकते हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी की पूरी फ्लो में है, रेगुलेट है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं बोलोगे उसको। और प्रेगनेंसी है तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके डिमेंस हो गए, अब ये प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन है। यही चीज़ है ना। तो एक हार्मोन आपको प्रेगनेंसी को रेगुलेट करेगा और एक हार्मोन है जो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी को जो रेगुलेट करता है वो हार्मोन है आपका प्रोजेस्ट्रॉन, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है वो आपका हार्मोन है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का दूसरा काम क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ वो क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल के, उनको ग्रो करवाता है या उनके लिए जिम्मेदार होता है। तो एक तो मेंस्ट्रुएशन और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर किसके? फीमेल के। मतलब टोटली जो सेक्सुअल पार्ट उसने ले लिया है, किसका? फीमेल का टोटली। इसीलिए एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वो एमसी भी रेगुलेट करता है और आपके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करता है। ये हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, मेल में भी पाया जाता है। और मेल में इसका क्या काम है? स्पर्म को मैच्योर करवाना। और कई मेल के अंदर ये एस्ट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होता है मेल के अंदर। यदि ये बढ़ गया तो आपने सुना होगा गायनेकोमेस्टिया, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल डेवलप हो जाते हैं मेल के अंदर, क्योंकि इसका काम ही क्या है? फीमेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाना। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया आपका एस्ट्रोजन। और आपको मैंने बताया कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल कौन करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। यदि प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यू है, सही अमाउंट में है, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। यदि ये प्रोजेस्ट्रॉन डेफिसिट हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो गया, तो आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करें प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट किससे होता है। देखो, आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ओवुलेशन के बाद में जो आपका रिलीज जो ओम है, ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर बोल सकते हैं कि वो अपना कार्पस ल्यूटियम बच जाती है उसके अंदर, फोलिकल के अंदर जो ओवेरी
बॉडी के अंदर है, कार्पस ल्यूटियम बन जाती है उस टाइम के अंदर, वो कार्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करती है। तो जनरली जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, कार्पस ल्यूटियम प्लस आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को अपन एसी बोल सकते हैं, ए सी। कार्पस ल्यूटियम को मैं बोलूँगा कार, ठीक है। और एट ए टाइम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बोलूँगा मैं प्लेस, मतलब एसी को कार में प्लेस करना है। ये तीन इसकी साइट है, एसी को कार में प्लेस कर दो आप, जो एसी है उसको कार में प्लेस कर दो। मतलब आपका प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स करता है थोड़ा बहुत, ओवेरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम करेगी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा करेगा। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो एचसीजी हार्मोन है, आपने प्रेगा न्यूज का एक ऐड देखा होगा, जो प्रेगनेंसी को अपन चेक करते हैं उससे, उसमें यूरिन का अमाउंट लेते हैं। जैसे लेडी सुबह पूरी रात सो के उठी, सुबह उठते ही उसका यूरिन लेके उसके अंदर डालते हैं 2 ड्रॉप, और वो एक किट आता है उसमें वो बता देता है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है। यदि दोनों लाइन लाल आ जाती है, टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन, तो वो प्रेग्नेंट है। वो किस चीज़ को डिटेक्ट करती है, वो एससीजी को डिटेक्ट करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के अंदर एकदम से बढ़ जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोजेस्टेरोन का काम है उसको एक बार वो ले लेता है, एक बार अपने ऊपर ले लेता है वो, मतलब सेम सा ही फंक्शन करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का ही, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाता। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन ही करेगा काम, उसका भार थोड़ी देर के लिए एससीजी लेता है। जैसे कार्पस ल्यूटियम बन गई थी, अंडरस्टूड। यदि कार्पस ल्यूटियम बन गई और यदि ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब तो कार्पस ल्यूटियम आपकी वो वेस्ट चली जाएगी, वेस्ट जाती प्रोजेस्टेरोन कम होएगा, प्रोजेस्टेरोन कम होती है आपकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। यदि कार्पस ल्यूटियम बन गई और फिर आपका ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो कार्पस ल्यूटियम वैसी की वैसी बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू कंटिन्यू सिक्रीट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, कार्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन जैसे जैसे कम होना स्टार्ट हुआ, और इधर प्लेसेंटा बन रहा है, तो प्लेसेंटा से भी आपका प्रोजेस्टेरोन नहीं आ रहा और कार्पस ल्यूटियम से भी कम हो गया। उस टाइम पे इस भार को कौन संभालता है, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन संभालता है, एससीजी। फिर प्लेसेंटा बन जाता है और प्लेसेंटा टोटल प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने लग जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को पी से, प्रेगनेंसी पी से ही प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी कंट्रोल करने वाला, प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है। और आपका एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा थिंग होगी। तो जहाँ पे भी ये जो कारण है डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन, तो आप समझ गए होंगे, सिक्रीशन फ्रॉम द कार्पस लूटियम और पुअर एंडोमेट्रियल रेस्पॉन्स। सिक्रीशन ठीक है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम है उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है। जैसे आपने डायबिटीज मेलाइटस वगैरह में पढ़ा होगा कि भाई इंसुलिन तो ठीक है, लेकिन जो सेल है उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, तो भी वो कमी होगी। तो वो भी एक कारण हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है थायराइड, थायराइड अबनॉर्मलिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है, एसोसिएटेड हैं अब अबॉर्शन से। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यदि डायबिटीज़ है तो उसको अपन जस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। यदि डायबिटीज़ पूरली कंट्रोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है, तभी ये अबॉर्शन को कोज करता है। वैसे जनरली यदि कंट्रोल्ड मैनर में है तो नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज मतलब जो यूट्रस है आपका लेडी का, उसके अंदर एनाटॉमी में ही, उसकी बनावट में ही कोई दिक्कत है, तो भी अबॉर्शन को कोज करती है। फर्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट कोज, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इसमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की लाइन पढ़िए, कॉमनेस्ट कोज ऑफ मिड ट्राइमेस्टर, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द रिकरेंट अबॉर्शन। मतलब आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, मैंने पहले ही बता दिया ये लाइन,
और रिकरेंट अबॉर्शन का मेन कॉज यही है। अब आपको बता देता हूँ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता क्या है। इसको दूसरा नाम सर्वाइकल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का मतलब है जो सर्विक्स है वो इनकम्पिटेबल है। किसको इनकम्पिटेबल है? आपका फीटस रखने को। मतलब आपका यूट्रस, आप अपन बोतल की बात करें, कोई बोतल है, उसको उल्टी कर लो आप, ठीक है, और उसकी गर्दन से पकड़ लो। जो बोतल है ये आपका यूट्रस है और उसकी जो गर्दन है वो आपका सर्विक्स है, ठीक है। इस बोतल के अंदर जो भी चीज़ है उसको होल्ड कौन रख रखा है? आपका नेक। यदि ये नेक चौड़ी होती तो वो नीचे गिर जाता। ऐसा ही है, ये जो आपका सर्विक्स है वो उसको होल्ड रख पाने के रख नहीं पाता है, उसके सामर्थ्य खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। वो डायलेट हो जाता है, या यहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर कुछ दिक्कत होती है तो वो डायलेट हो जाती है, या उस फीटस के भार को संभाल नहीं पाता है वो सर्विक्स। इसी को आप कहते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। जो रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, देखो थोड़े दिन तो संभाल लेता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा वजन भी नहीं होता, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगता है, तभी ये काम खत्म कर देता है। इसीलिए इसका सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन का मेन कॉज है ये। जब वजन बढ़ता है तब, पहले तो संभाल लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही वजन बढ़ा वो थोड़ा सा डायलेट होके उसको अबॉर्शन को कोज कर देता है। और जिन लेडीज़ में बार बार अबॉर्शन होता है उनका मेन कोज यही होता है, क्योंकि उनकी जो सर्विक्स है वो इनकम्पिटेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। कुछ लेडीज़ के अंदर क्या होता है, जो यूट्रस होता है, ठीक है, उनमें कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है, ऐसे दो पार्ट बने होते हैं। तो ये तो अबॉर्शन को कोज करेगा ही, क्योंकि यूट्रस पूरा पोर्शन अपना पूरा काम कर ही नहीं पा रहा है। आधे यूट्रस के अंदर यदि फिटस होगा तो दिक्कत करेगा वो अबॉर्ट होएगा। बाई कॉर्नुएट और सेप्टेड यूट्रस, यही बात बता रहा हूँ। सेप्टेड मतलब सेप्टा बना हुआ है उसके अंदर, बाई कॉर्नेट मतलब दो जगह बनी हुई है। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन अडहेशन। इंट्रायूटेराइन अडेशन का मतलब ये है कि यूट्रस ऐसे ऐसे एक फूली हुई संरचना है, वो चिपकी हुई है एकदम ऐसे, उसकी जो दीवारें आपस में चिपकी हुई है, पूरा का पूरा पिचका हुआ है यूट्रस। इसका एक एग्जांपल है, एक याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एसरमान सिंड्रोम क्या होता है? एसरमान सिंड्रोम क्या होता है? एसरमान सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, उसका मतलब एक सीवियर केस है, उसके अंदर पूरा यूट्रस ऐसे पिचका होता है और दीवारें आपस में एकदम चिपकी होती है, जैसे ऐसे मान लो फेविकोल या उससे चिपका दिया हो ना, जैसे फेविक्विक से चिपका दिया हो, ऐसा सा एसरमान सिंड्रोम। इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है सीवियर केस इन द एंटायर फ्रंट एंड बैक वॉल ऑफ द यूट्रस कैन फ्यूज टुगेदर। ये कुछ भी इंजरी मान लो या स्कार फॉर्मेशन का काम होता है, यदि कुछ इंजरी होगी या स्कार फॉर्मेशन हो गया उसकी वजह से यूट्रस आपका पिचक जाता है, चिपक जाता है, और एक दूसरी जो दीवारें हैं इनके अंदर कुछ ऐसे एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है। एंड लास्ट वन है इसका यूटेराइन फाइब्रोइड, मतलब यूट्रस के अंदर फाइब्रस फॉर्मेशन वगैरह बनना, ये भी एक एबॉर्शन का कोज है। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शन के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से इन्फेक्शन है जो अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में चलती है, एक सरकारी शॉर्ट फॉर्म चलती है टॉर्च, ठीक है। टॉर्च, टॉर्च का मतलब, टी का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब होता है ओदर, ठीक है, आर का मतलब रूबेला, फिर सी का मतलब साइटोमेगलोवायरस, और हर्पस, एच का मतलब हर्पस सिम्प्लेक्स। मतलब टॉर्च का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का अदर, आर रूबेला, सी साइटोमेगलोवायरस, एच हर्पस सिम्प्लेक्स। बैठा देना दिमाग में, यह आपको पहले से ही पता होगा। अब ये अदर कौन सा है, उसका मैंने एक ट्रिक बना दिया है, आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अदर के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं? अदर के इन्फेक्शन आते हैं, कौन कौन से आते हैं? सीफेलिस, पर्वोवायरस, वेरिसेला जोस्टर, एंड नया अभी अभी ऐड हुआ है ये जीका वायरस। जीका वायरस इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इनके अंदर जो सबसे मोस्ट रिसेंट जो ऐड हुआ है वो है आपका जीका वायरस, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप ट्रिक देखिए, साईं पर वारी जावा, साईं भगवान होते हैं, पर वारी जावा, ठीक है। एक मारवाड़ी के अंदर वारी जावा बोलते हैं, यदि कोई सुंदर होता है तो ऐसे बोलते हैं कि आप पे वारी जावा,
ठीक है। वैसे साई पर वारी जावा, साई सिफिलिस, पर परवो वायरस, वारी वेरिसेला जोस्टर, जावा जीका वायरस, खत्म काम। टॉर्च इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन जो भी इन्फेक्शंस हैं सारे के नाम लिखे हुए हैं, इन्हीं की वजह से ये आपका अबॉर्शन हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रूबेला, ये है, यदि है ये इन्फेक्शन तो ये करवाएगा ही करवाएगा अबॉर्शन। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में पहले बात करते हैं एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है, ये और भी डिजीज में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी कंडीशंस हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है जो कि एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी बोलते हैं उसको। वो क्या करती है, जनरली अपनी भी बॉडी की कोई भी सेल्स हैं, आपने पढ़ा होगा हर सेल्स के अंदर फोस्फोलिपिड लेयर पाई जाती है आपकी, हर सेल के अंदर, उसी को डिस्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत सारा एक ग्रुप है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। यहाँ नहीं डिस्कस करके अपन कभी और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिस्कस करूँगा। एप्ला टेस्ट किया जाता है इसके लिए, बहुत सारी ग्रुप्स हैं ये एंटीबॉडी का, बहुत कार्डियोलिपिन और बहुत सारी हैं ये एंटीबॉडी। आप ये एक ध्यान रख लीजिए, एक ऐसी एंटीबॉडी है जो जनरली सेल्स को ही अंदर ख़त्म करते जाते हैं, अब नॉर्मलिटी बॉडी के अंदर कोज करते जाते हैं। और अल्टीमेट पैथोलॉजी क्या होगी इनकी, फीटल हाइपोक्सिया। यदि एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी बनी है एट द प्रेगनेंसी टाइम पे, तो जो आपका प्लेसेंटा है वहाँ जो चिपका हुआ है प्लेसेंटा मैटरनल साइड से, वहाँ पे जाके ये सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपका प्लेसेंटा इनइफेक्टिव हो जाएगा। और प्लेसेंटा का क्या काम क्या था, आपका जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचाना, और वहाँ पे वो ख़त्म हो गया तो वो हाइपोक्सिया हो जाएगा, वहाँ पर फीटस डेड होने के बाद में अबॉर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेट पैथोलॉजी है फीटल हाइपोक्सिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यून फैक्टर। इम्यून फैक्टर के अंदर आपको याद रखना है साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स। आपने इन्फ्लामेशन पढ़ा होगा, इन्फ्लामेशन के अंदर साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स आता है। साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स दो सेल्स करवाती हैं, कौन कौन सी, टी हेल्पर सेल, जिसको टी हेल्पर सेल फर्स्ट, जिसको टी हेल्पर फर्स्ट, टी का मतलब टी, हेल्पर हेल्पर का एच और फर्स्ट, टी हेल्पर सेल। और दूसरी है टी हेल्पर टू सेल, TH2। साइटोकाइनिन रेस्पॉन्स दो सेल के कारण होता है, TH1 और TH2, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2। जो जो फर्स्ट है वो आपका इन्फ्लामेशन के पहले का जो जिम्मेदारी है वो लेती है, प्रो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की जिम्मेदारी लेती है। फर्स्ट है तो पहले की लेगी। सेकंड, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन होने के बाद में जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो रेस्पॉन्स है उसको आपकी TH2 रेस्पॉन्सिबल करेगी। अब आप देखिए, ये प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी, आप सोचिए यदि इन्फ्लामेशन से पहले ही रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए, इन्फ्लामेशन टाइप का ही, मतलब दिक्कत है, और इन्फ्लामेशन है उसके एंटी हो रहा है, तब सही है, तो मतलब TH2 सही काम कर रही है, TH1 ये थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर गलत काम कर रही है। यदि TH1 रेस्पॉन्स ज़्यादा है TH2 से, तो वो अबॉर्शन को कोज कर सकती है। मतलब प्रो इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन होने से पहले ही वो स्टार्ट हो गया अपना काम करना, मारना। टी हेल्पर सेल का काम क्या है, मारना। तो वो क्या दिक्कत करेगी, वो फीटस के लिए अबॉर्ट करवा देगी। तो आप अपन कह सकते हैं सिंपल सी बात ये है कि TH1 रेस्पॉन्स यदि ज़्यादा है TH2 से, तो अबॉर्शन होने के चांसेस हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स से ज़्यादा है तो इन्फ्लामेशन के चांसेस हैं। प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोन का देख लो, आगे आगे का प्रो और इसका भी प्रो, ये दोनों एक इसको दबा देता है। ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, प्रोजेस्ट्रोन का प्रो और इधर भी प्रो, ये इसको क्या कर देता है, दबा देता है। मतलब प्रोजेस्ट्रोन TH1 रेस्पॉन्स को दबा देता है, मतलब TH रेस्पॉन्स ऊपर हो गया अपने आप ही, मतलब वो अबॉर्शन को कम कर देता है। अभी मैंने बताया था प्रोजेस्ट्रोन प्रेगनेंसी को आपको मेंटेन करके रखता है, सिंपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून सब जानते हो आप। नेक्स्ट अपन
चलते हैं मैटरनल मेडिकल इलनेस। यदि मदर को कुछ ऐसी मेडिकल इलनेसेस हैं जैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड हीमोग्लोबिनोपैथी, मतलब जो सीवियर डिजीज हैं उनकी वजह से भी अबॉर्शन कोज हो सकता है। ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट पैटर्नल फैक्टर मतलब पिताजी वाला फैक्टर। यदि फादर का फैक्टर भी यदि अबो अब आपका अबॉर्शन करवाता है, ये आपने नहीं सुना होगा, ये आप याद रख लीजिए। पैटर्नल फैक्टर स्पर्म क्रोमोसोमल एनोमली, यदि किसी फादर की स्पर्म के अंदर ही ऐसा कुछ दिक्कत है तो वो फिटस के अंदर भी कुछ ना कुछ अल्टीमेटली दिक्कत होगी और वो अबॉर्ट होएगा। ठीक है, ये लाइन पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे। सम वुमेन्स हु मिसकैरी रिकरेंटली मे हैव नॉर्मल प्रेगनेंसी फॉलोइड मैरिज विथ ए डिफरेंट, मतलब एक ऐसी लेडी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसके हेल्दी बच्चे भी हो रहे थे, अब उसने क्या डिवोर्स कर लिया और दूसरी शादी कर ली दूसरे आदमी से, अब उसके रिकरेंटली अबॉर्शन हो रहा है। मतलब आप समझो कि उसकी फादर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, पहले भी तो सही थी वो, अब फादर के अंदर रिकरेंट अबॉर्शन, फादर की वजह से रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, मतलब पैटर्नल फैक्टर जिम्मेदार होता है। आपको जो रिकरेंट अबॉर्शन होता है उसके अंदर सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन आएंगे। जो सेकेंडरी, ये जो लाइन है ना, वो सेकेंडरी अबो जो रिकरेंट अबॉर्शन है उसका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी में क्या होता है, पहले से बच्चे होते हैं हेल्दी, फिर हैबिचुअल अबॉर्शन होने लग जाता है, उसको सेकेंडरी रिकरेंट हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं। या फिर शुरू से कोई बच्चा नहीं है फिर भी स्टार्टिंग से ही आपके रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, उसको प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें सिगरेट स्मोकिंग से अबॉर्शन होता है। सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो अपन पीते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो सिंपली आपका ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम कर देता है, जिससे कि फिटर तेज हो जाता है। एल्कोहल कंजप्शन से भी अबॉर्शन हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट है, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट है, यदि कभी किसी ने इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगा रखी थी और वो गलती से अंदर रह गई है या अभी अंदर है, तो वो अबॉर्शन कोज करवा सकती है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, इंट्रायूटेराइन इन सीटू इंक्रीज द रिस्क वेयर एज ओरल पिल्स डिड नॉट। ओरल जो टैबलेट्स होती है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो अबॉर्शन कोज नहीं करवाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपके दिमाग में याद रखना कि ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो अबॉर्शन कोज नहीं करवा सकती, आपकी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो गलती से अंदर रह गई है तो वो करवाएगी। नेक्स्ट है, कुछ ड्रग्स हैं जिनके वो थोड़े हार्ड केमिकल्स होते हैं और नॉक्सियस एजेंट होते हैं, उनकी वजह से भी आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो ये हो गए आपके आपके सारे इटियोलॉजी अपन ने पढ़ लिए। देखिए अपन ने कौन कौन सी इटियोलॉजी पढ़े। फर्स्ट अपन ने जेनेटिकल फैक्टर पढ़ा, जिसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइसोमी 16 पढ़ी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन इसके बाद में अपन ने एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स पढ़े, जिसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट अच्छे से पढ़ा, डिफिशियंसी प्रोजेस्टेरोन पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन आपका सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, और एसरमान सिंड्रोम क्या होता है ये भी मैंने बताया आपको। और इन्फेक्शन के टॉर्च और अदर की, ये आप अदर की मैंने ये ट्रिक बता दी और टॉर्च इन्फेक्शन बता दिया। जीका वायरस अभी ऐड हुआ है। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में टी एच वन और TH2 रेस्पॉन्स, ये आपको याद रखना। TH1 यदि ज़्यादा हुआ तो अबॉर्ट हो जाएगा। पैटर्नल फैक्टर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने बता दिया आपको। सिगरेट स्मोकिंग कार्बोक्सीमोग्लोबिन बनता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का आपको बता ही दिया मैंने। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं करती है ये। तो यहाँ पे आपके इटियोलॉजी खत्म हुई। अपन अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से टाइप हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अबॉर्शन के दो टाइप हैं जनरली, स्पॉन्टेनियस और आपका इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होने वाला, और इंड्यूस मतलब अपन जो करवाते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस अलग अलग टाइप के हैं और इंड्यूस दो टाइप का है, लीगल और इलीगल। जो लीगली अपन करवाते हैं
जिसको एमटीपी बोलते हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड हैं, मेडिकल और सर्जिकल। जो इलीगली होता है वो सबसे अनसेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर सेप्सिस का बहुत खतरा होता है। यहाँ इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इलीगल के अंदर। तो ये इंड्यूस एबॉर्शन के अंदर इम्पोर्टेंट आपकी एमटीपी है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जस्ट इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है वो एमटीपी का ही आने वाला है, ठीक है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब जो अपन खुद करवाते हैं। एक बात याद रखना, मैंने आपको भी बताया अबॉर्शन के लिए जो वायबल पीरियड या जो अपन ने लिमिट बताई 22 वीक्स है ना, लेकिन एमटीपी के अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, आप 20 वीक से ऊपर नहीं जा सकते। 20 वीक या उससे नीचे नीचे ही अब आप अबॉर्ट करवा सकते हो, ये याद रखना। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है घुमा के और अपन 22 वीक कर देते हैं। यहाँ पे एमटीपी के अंदर 20 वीक याद रखना है आपको, 20 वीक, 20 याद रखना है। ऐसे याद रखो, एमटीपी में बस 20 से ऊपर नहीं जाना। बस और 20 एक सेम सा वर्ड है ना, बस उससे ऊपर नहीं जाना। बस को 20 लिख सकते हो आप, देखो बस है, इसको 20 बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ 20, यहाँ पे 20 आएगा, एमटीपी के अंदर 20 वीक आएंगे, और आपका अबॉर्शन का जो क्राइटेरिया है वो 22 वीक्स है। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो कि अपने आप हो रहा है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अपन अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, टोटल एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हैं आपके टाइप्स, इसमें पढ़िए आपका थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। और ये दो स्पेशल टाइप हैं जो इसके अंदर नहीं आते। जनरली 5 टाइप के अबॉर्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस का एस देख लीजिए, ठीक है, ये 5 जैसा है, तो जनरली 5 ही टाइप होते हैं, और ये दो थोड़े स्पेशल हैं, अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, लेकिन आते स्पॉन्टेनियस के अंदर ही हैं, सेप्टिक और रिकरेंट। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन से, रिकरेंट मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। तो ये आपके 5 टाइप और 2 स्पेशल टाइप हैं। तो जनरली अबॉर्शन अपन 2 टाइप के बताया, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाला, और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस के बाद में बात करते हैं इंड्यूस। इंड्यूस के अंदर लीगल और इलीगल। इलीगल अनसेफ होता है, लीगल के अंदर आपका मेडिकल और सर्जिकल 2 मेथड आते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एमटीपी के बारे में। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जो इसी वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं। इसके अंदर ये 5 टाइप हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप कौन सा अबॉर्शन होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। ये देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन आपका इनकम्प्लीट है। ये चौथा नंबर का है ना, इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन यदि आए तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन इनकम्प्लीट, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आपके दिमाग में रखना है। अब देखिए, मैंने यहाँ 2 डायग्राम बना रखे हैं, आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है। एक तो आईडी है, और एक ये अटल जी हैं जो टेबल पे बैठे हुए हैं। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा इजी करेगी इसको, अबॉर्शन को। आईडी, आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड, आईडी, ये आईडी है। अबॉर्शन के लिए आईडी लगती है। यदि आप विदाउट पहचान पत्र जाओगे तो अबॉर्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ये इलीगल है, तो आपको अपना पहचान पत्र देना ही पड़ेगा ना। तो अबॉर्शन में आपका नाम आती है, आपको आईडी ज़रूर याद आनी चाहिए, आईडी। अब अपन इससे देखते हैं कहाँ यूज़ होएगी, वो बाद की बात है। एक ये अटल जी इंपॉर्टेंट आदमी है, वीआईपी आदमी है, इसलिए टेबल के ऊपर बिठा रखे हैं। और देखो अटल जी ने दोनों हाथ ऐसे कर रखे हैं, जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, जैसे 10 अंगुलियां दिख रही हैं इनकी ऐसे। जूम करके दिखाऊं, ये देखिए, तो इस आईडी का मतलब ये है, जहां जहां आई आएगा, यहाँ ही बात कर रहे हैं अपन इन स्पेशली जो 5 टाइप्स हैं इनकी। ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर ये ट्रिक लागू होती है, ठीक है। जहां जहां आई आएगा वहां वहां सर्विक्स डायलेट रहेगा। आई का मतलब जहां जहां आई आए वहां वहां आपको डायलेट करना है। यहाँ देखिए, इनएविटेबल में आई आ रहा है, और इनकम्प्लीट में आई आ रहा है। मतलब जहां सर्विक्स डायलेट है, और सर्विक्स डायलेट होगा तो ब्लीड भी होगा, और ब्लीड होगा तो दर्द भी होगा।
सिंपल सी बात है, जहाँ सर्विक्स डायलेट है वहाँ पे ब्लीड भी ज़्यादा होएगी और पेन भी ज़्यादा होएगा, और जहाँ सर्विक्स डायलेट नहीं है वहाँ मिनिमम या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, और होगा तो थोड़ा बहुत पेन भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये देखो इनएविटेबल, ये टेबल इसमें अंदर आ रही है ना, टेबल के अंदर, तो ये टेबल है और इसके ऊपर अटल जी बैठे हुए हैं। मतलब इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, ये टलेगा नहीं, ये अबॉर्शन होके ही रहेगा। इनएविटेबल, टेबल से यहाँ से उठाया मैंने टेबल, और अटल इसका जो मीनिंग है ये आगे काम में आ जाएगा अपने क्या है। तो अपने ब्रीफली अब सबके बारे में बात करेंगे, और मैनेजमेंट सबका सिंपल सा ही है, बस तीन स्पेशल चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशल वाले मैंने दो तो अलग कर ही दिए हैं, सेप्टिक और रिकरेंट, और एक स्पेशल आपने वीआईपी, ये भी तो हैं अटल जी। इन मतलब इनएविटेबल, सेप्टिक और रिकरेंट अबॉर्शन का थोड़ा सा स्पेसिफिक मैनेजमेंट है बस, और बाकी देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसका पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। आपको यदि ये टाइप्स पूरे देखने हैं इसके, इनके बारे में टोटल, तो इसका अबॉर्शन पार्ट 2 देखिए। थैंक यू।